हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, फिट एंड फाइन हो गए। आज मैं बच्चों आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन पॉइंट ऑफ व्यू इन नीट। बच्चों जैसे हुआ क्या था ना कि 2 दिनों से मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन ऐसा कर दूंगा, बट हुआ क्या, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया। बट मैं ये कह रहा ना कि आज जो है मैं सेशन लेके आपके सामने आया हुआ हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला। बस ये समझिए कि मैंने नीट के भी 15 से 20 दिन पहले इन सब का अच्छे से रीड किया। जब देखा कि ये टॉपिक अगर पढ़ लेंगे आप तो ऐसा नहीं है कि 55 से 50 से 55 क्वेश्चन आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होंगे। और बच्चों होता क्या है ना कि आप लोग बड़ा एकदम तनाव लेने लगते हो कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, और जब आप बहुत चीज़ें बहुत बार पढ़ लेते हो, होता क्या कि एनसीईआरटी आपने पेज पलटे तो सब चीज़ एकदम मिसक्लेनियस हो जाती है। तो लास्ट समय में आपको क्या चाहिए होता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक, उसको पढ़ लिया जाए। तो बच्चों आज मैं आप लोग को स्टार्ट करवाता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बताऊँगा। और आगे मतलब किसी भी तरह की कोई भी नोटिस या वैसा कुछ भी आपको क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रॉब्लम कुछ भी वैसा हो तो आप बताइएगा, ठीक। पहला है अपने पास सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो पढ़ के जाइएगा बच्चों आप, बस मैं वही वही चीज़ें आज आपको डिसाइड किए दे रहा। पहला आप ध्यान से लिविंग वर्ड वाली टेबल, लिविंग वर्ड वाली टेबल पढ़ लीजिएगा। और लिविंग वर्ड वाली टेबल में भी मैंगो के बारे में जरूर, मैंगो और फैमिली पोएसी पोएल्स देख लीजिएगा, ट्राइटिकम एसेटाइवम वीट का। इसके बाद सेकंड में देखेंगे फंजाई में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप ओनली एंड ओनली फंजाई में रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ माइसेलियम, टाइप्स ऑफ माइसेलियम, और जितने एग्जाम्पल हो इसमें ऑल एग्जाम्पल्स रीड कर लीजिएगा। इसके बाद कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, इसके बारे में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कराता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कराता है। इसके बाद बायोकेमिकल वर्क के लिए कौन होता है, न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स किस लिए होते हैं, ये पूरी चीजें देख के जाइएगा। इसके टेरिडोफाइटा, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, साइकस, पाइनस, ये पूरी चीजें देख के। हेट्रोस्पोरस में बात आती है, क्वेश्चन हमेशा आएगा हेट्रोस्पोरस से, ये बताइए कि हेट्रोस्पोरस में प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट टेरिडोफाइटा, हेट्रोस्पोरस में कवर्ड सीड होंगे तो एंजियोस्पर्म, नेकेड सीड होंगे तो जिम्नोस्पर्म। हेट्रोस्पोरस में ही सीड की जितना भी हैबिटाट फॉर्मेशन होती है वह हेट्रोस्पोरस में होती है, होमोस्पोरस में नहीं होती है। सेलीजेनेला इक्विसेटम में, ये देख के जाइएगा। इसके बाद अगली बात करेंगे एसटाइवेशन की, मॉर्फोलॉजी में एसटाइवेशन, प्लासेंटेशन, और मॉडिफिकेशन में भी स्टेम और लीफ के एग्जाम्पल। बस मैं यही कह रहा बच्चों, इतना दावा है कि इसमें से ही 45 से 50 क्वेश्चन कंफर्म। अभी मैं आगे और टॉपिक आपको 11th के भी बताए दे रहा, 12th के भी। और बिल्कुल भी परेशान हो, जितने टॉपिक मैं बोर्ड में लिख रहा हूं तो उतने ही टॉपिक आप केवल और केवल अपने एनसीईआरटी से रीड करके चले जाइएगा।
और आगे का काम आपका हो जाएगा। इसके बाद न्यूली एडेड फार्मूला, न्यूली एडेड फैमिली जितनी है, न्यूली एडेड फैमिली का फ्लोरल फार्मूला देख लीजिएगा। न्यूली एडेड फैमिली फ्लोरल फार्मूला, इसके बाद न्यूली एडेड फैमिली के फ्लोरल फार्मूला, मोनोकॉट। अब पहुंचेंगे हम एनाटॉमी में, तो एनाटॉमी में मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम, लीफ, रूट, कुछ ना देखिएगा, इनके केवल फिगर देख के चले जाइएगा। फिगर ही पूरी आपको स्टेम, लीफ, रूट, मोनोकॉट की, डाइकॉट की। और एनाटॉमी में इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार सेकेंडरी ग्रोथ एनसीईआरटी ने हटाई है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये मोनोकॉट, डाइकॉट, स्टेम, लीफ, रूट से ही क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद अगला हमारे पास आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से अगला क्वेश्चन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, राइबोसोम का, राइबोसोम में ये देख लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता। राइबोसोम के बाद प्रोकैरियोटिक सेल देख लीजिएगा। और मैंने आपको कल ही बताया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेल साइज, सेल का शेप, सेल का शेप, सेल का साइज, बैसिलस कौन होती हैं, कोकस कौन होती हैं, रॉड शेप्ड क्या होता है, स्पाइरल शेप क्या होता है, कॉमा शेप्ड क्या होता है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस। बच्चों इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं आप लोग को पूरी एनसीईआरटी करा पाऊँ, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 2 दिनों से 3 दिनों से ऐसा हुआ था, मैं सोचा था कि मैं 1 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा और आपका रिवीजन करा दूंगा पर डे। मतलब एनसीईआरटी में 1-2 को 11th एनसीईआरटी करा लेता, 12th एनसीईआरटी 3 और 4 को करा लेता, और अब 4 को शाम को ही आपको मैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता। लेकिन बच्चों हुआ क्या ना, ऐसा कि टेक्निकल इशू, मशीनरी काम है, टेक्निकल इशू हुआ, तो 4 तारीख है आज, इसलिए मैंने आपको ये सम इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक सेशन ला दिया। अभी मैं आपका ये सेशन 8:30 बजे आपको रिकॉर्डेड मैंने कर लिया, रिकॉर्ड करके आपको 8:30 बजे 8:30 PM पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आप ऐसा करिएगा, इस सेशन में मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं आप वो टॉपिक पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बिल्कुल भी डिप्रेस्ड, टेंशनाइज्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जानते हैं होता क्या है कि आपने अगर साल भर मेहनत करी है, ठीक, उसका रिजल्ट आपको पता, नहीं करी है उसका रिजल्ट आपको पता, और लास्ट टाइम पे केवल आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पता चलेगा। अगर मैं एनसीईआरटी, मैं सोचा था कि मैं लाओ एनसीईआरटी का रिवीजन करा दूं, तो लास्ट टाइम है 4 तारीख आज हो गई, कल आपका पेपर है, कल आप लोग पेपर में बैठे होंगे इसी टाइम, मतलब अपनी तैयारी आने जाने की कर रहे होंगे, इस टाइम पे आप पेपर में बैठे होंगे, तो आप डिप्रेस्ड होंगे अगर आज मैं आपको पूरी एनसीईआरटी। तो इसलिए बच्चों मैं मेन टॉपिक बताए दे रहा हूं, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं रिवीजन नहीं करा पाया आपकी पूरी एनसीईआरटी का। मैंने हालांकि मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किए थे, मैंने बहुत तगड़ा, लेकिन वही टेक्निकल इशू हुआ और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी लग गई, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बेंस हुई, तो उसके लिए तो सॉरी, बट इतना ही आप लोग देख लेंगे तो बच्चों इसमें आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं, मियोसिस मैंने बता दी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस बता दिया। इसके बाद बच्चों बायोमॉलिक्यूल में आप प्राइमरी देख लेना एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला देख लेना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली
वाली टेबल देख लेना। स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लीजिएगा, प्राइमरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है अपने पास PS1 एंड PS2 में डिफरेंस। PS1 और PS2 में डिफरेंस, फोटोसिंथेटिक सिस्टम फर्स्ट और फोटोसिंथेटिक सिस्टम सेकेंड, पूरा इसका डिफरेंस देख के चले जाइएगा। बच्चों मैंने जो जो टॉपिक, मैंने बहुत मेहनत से ये टॉपिक अपने लिखे हैं और मैं श्योर हूँ एकदम कि 45 to 50 क्वेश्चन इन टॉपिक। लाइट और डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन में डिफरेंस। बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये नहीं डिसाइड करता कि आप एक बार असफल हुए हैं, असफलता ये डिसाइड करती है कि आपने कभी मेहनत तो किया है उस चीज को पाने के लिए। अगला है अपने पास C3C4 प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंस। सॉरी। इसके बाद अगला है अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी आप पढ़ लीजिएगा CO2 और लाइट, इतने ही फैक्टर पढ़ लीजिएगा, CO2 और लाइट। टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं ये करिएगा, भरोसा करिएगा हमेशा एक गुरु को, गुरु जो होता है शिष्य को हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए और पूरे भरोसे पे ही आगे की बातें हो सकती हैं। और मैं क्लियर कट एकदम कह रहा हूं ना कि बच्चों ये टॉपिक अगर आपने देख लिया, आपके आंखों के सामने से गुजर गए लास्ट टाइम पे। बच्चों आप लोग को जानते हैं बायोलॉजी में 360 में मैं कह रहा हूं 300 से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है, एटलीस्ट लास्ट टाइम पे। इसके बाद मैंने फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस बताया, लाइट, CO2, रेस्पायरेशन में आप देख लीजिएगा। अभी बच्चों मैं आपको बॉटनी के पहले बता रहा हूँ, फिर जूलॉजी के भी बता दूंगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। रेस्पायरेशन में क्रेब्स साइकिल, और ETS। ग्लाइकोलिसिस आती है बट ग्लाइकोलिसिस में ये याद रख लीजिएगा कितना पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में कितना पायरुविक एसिड बनता है। और NADH, FADH, जिसकी क्या ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, और ETS में क्या होता है, ये चीजें आप याद रख लीजिएगा बस। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ज्यादा कुछ नहीं, आप ऑक्सिन पढ़ लेना, एथाइलिन पढ़ लेना, और बच्चों यहाँ पे जो भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी ना समझ में आए, शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हो कि ये कौन सा टॉपिक क्या
ठीक है। और ज़्यादा कुछ होगा तो मैंने आपको एक इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। आप पर्सनल नंबर पे हाय लिख के भेजेंगे, मैं आपको उसमें पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती। अब हम 11th के ही जूलॉजी के टॉपिक देख लें। तो 11th के जूलॉजी में एनिमल किंगडम, 11th के जूलॉजी में देखेंगे एनिमल किंगडम, ओल्ड एनसीईआरटी 60 पेज नंबर। एनिमल किंगडम में आप 60 पेज नंबर देख लीजिएगा। और एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये चीज याद रखिएगा, रेस्पिंग ऑर्गन किस में होता है, रेडुला क्या होता है, और हाइपोस्टोम क्या होता है। जो चीज मैं बोल रहा हूं, कुछ चीजें लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। और बस मैं कह रहा हूं पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और इसी वीडियो को 5 तारीख के बाद आके आपका कोई भी सीरीज का पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, आप मिलान कर लीजिएगा। और बच्चों मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक। एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेना, जितने एग्जाम्पल्स हो ऑल एग्जाम्पल्स देख लेना, इतना काम हो जाएगा आपका। मैंने क्या क्या बताया, रेडुला, रेस्पिंग ऑर्गन, हाइपोस्टोम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, और पेज नंबर 60 इन ओल्ड एनसीईआरटी में पूरा पढ़ के चले जाना। इसके अलावा एनिमल किंगडम में कहीं से कोई क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपको ना, और एनिमल किंगडम में मैं कुछ यूनिक फाइलम लिखे दे रहा हूं, इन्हीं फाइलम से पोरीफेरा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, मॉलस्का एंड कॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। इतने फाइलम भी पढ़ लेना, बाकी कोई फाइलम ना पढ़ना, सब फाइलम्स के ओनली एग्जांपल्स पढ़ लेना। और पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, कॉर्डेटा का ये पढ़ लेना, बाकी आपका काम इतने भर में हो जाएगा। अब आइए बात कर लूं मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है ना, ये बहुत लोगों को लगता है बहुत सरल है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मतलब पूरी यूनिट को लगता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब बहुत कुछ। लेकिन एक चीज बताऊं, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से कभी पढ़िएगा मन लगा के, बहुत अच्छे से पढ़िएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मजा देगी और जो अच्छा लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में। आपको बस एक एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और अभी मैं टॉपिक बताई दे रहा हूं, यही यही टॉपिक आप पढ़ के चले जाना, नॉर्मल सी बात। ह्यूमन फिजियोलॉजी में और एक चीज ये याद रखिएगा, इससे एक चैप्टर डाइजेशन वाला हटा है। होता क्या था ना, डाइजेशन से हमेशा एनटीए या अपना नीट क्वेश्चन पूछता था हार्मोन वाले से। अब जब हार्मोन वाले से हटा है तो दूसरा हार्मोन वाला अपने पास केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। तो ये चीज तो तय है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन अब आना तय हो गया है, क्योंकि हार्मोन का क्वेश्चन उसी से आता था। अब हार्मोन वाला क्वेश्चन, डाइजेशन टॉपिक हट गया तो क्वेश्चन आएगा केमिकल कंट्रोल वाले से। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं, पहला है अपने पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सरफेस ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ लेंगे आप।
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, पहला है, आप पढ़ लीजिएगा, रेस्पायरेशन। जो ऑर्गन अलग अलग होते हैं एनिलेट्स में अलग, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, जैसा रेस्पायरेशन, ये पढ़ लीजिएगा। अगला आप पढ़ लीजिएगा इसमें रेस्पायरेटरी वॉल्यूम, रेस्पायरेटरी कैपेसिटी। बच्चों मैं इस चीज के लिए माफी मांगूंगा क्योंकि बच्चों मैंने रेस्पायरेटरी कैपेसिटी को लेकर बहुत क्वेश्चन बनाए थे, 15 से 20 क्वेश्चन। होता क्या है ना कि एनटीए कभी डायरेक्ट नहीं पूछ लेता, कभी कभी होता क्या है, एक क्वेश्चन आया था 2023 में कि उसमें